guys, welcome to Piyush Hollywood Hindi YouTube channel, your one-stop destination for Hollywood and TV shows, latest news, updates, breakdowns with hidden details. शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, अगर आपने ऑलरेडी इस शो के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स देख रखे हैं तो ये वाला वीडियो स्किप कर सकते हो। अगर इस चैनल पर नए हो या सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। 1899 सीजन 1 डार्क क्रिएटर्स द्वारा बनाया एक और कमाल का शो। इसकी कहानी समझ लो मैट्रिक्स, इंसेप्शन और शटर आइलैंड का मिक्सचर है, यानी हर एक एपिसोड आपको एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। इस कहानी की मेन कैरेक्टर है डॉक्टर मोरा फ्रैंकलिन, जिसे ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च करने में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन उस जमाने की औरतों को इक्वल राइट्स ना होने की वजह से डॉक्टर होने के बावजूद भी मोरा को ऑफिशियली कोई प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं थी। वो चाहे कितनी भी होशियार क्यों ना हो, उसे अपना नॉलेज किताबों तक ही सीमित रखना होगा, एटलीस्ट डोमिनेंट मर्दों की दुनिया में। ओपनिंग सीन में हमने इस शो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखे। बैकग्राउंड में मोरा इंसानी दिमाग की काबिलियत के बारे में मोनोलॉग दे रही थी। फिर अचानक एक माइंड बेंडिंग कूल ट्रांजिशन के बाद हम इस मेंटल हॉस्पिटल जैसी दिखने वाली जगह पर पहुंचे। मोरा के कपड़े देख के लग रहा था कि वो भी इस हॉस्पिटल की पेशेंट होगी। इस हॉस्पिटल को मोरा के ही पापा चला रहे थे। यहाँ से भागने की नाकाम कोशिश करने के बाद हॉस्पिटल का स्टाफ मोरा को पकड़कर वापस रिसर्च रूम में ले गए, रूम नंबर 1011। मोरा चीख चीख कर उसके पापा से अपने खोए हुए भाई के बारे में पूछ रही थी। मोरा के भाई ने पता लगा लिया था कि उनके पापा प्रोमेथियस पर कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मोरा के पापा ने इंजेक्शंस लगा लगा कर उसके मेमोरीज करप्ट कर दिए थे, इसीलिए उसे ठीक से याद नहीं कि पापा जी ने मोरा के भाई के साथ क्या किया। फिर पापा के वेकअप बोलते ही मोरा की आंख खुल गई। अपेरेंटली ये सब बस उसका बुरा सपना था, पुरानी यादें। रूम नंबर 1011 में किए एक्सपेरिमेंट्स के निशान अब भी इसके बॉडी पर साफ साफ नजर आ रहे थे। मोरा फिलहाल केरबेरोस नामी शिप में सवार अपने भाई से मिलने न्यूयॉर्क जा रही थी। 4 महीने पहले इसी कंपनी की बनाई प्रोमेथियस नामी शिप अचानक से कहीं गायब हो गई थी। मोरा के भाई ने इसे लेटर लिखकर बताया था कि वो प्रोमेथियस के सीक्रेट को जानता है। न्यूयॉर्क पहुंचते ही वो मोरा को सब कुछ डिटेल में बता देगा। अपने खराब मेमोरीज की वजह से ब्रेकफास्ट को जाने से पहले मोरा ने खुद को अपना बायोडाटा याद दिलाया, जस्ट इन केस वो कहीं भटक ना जाए। भटकने से याद आया, इस शो के ओपनिंग थीम में जो गाना है द व्हाइट रैबिट, वो एलिस इन द वंडरलैंड की कहानी पर बेस है। मैट्रिक्स मूवी में भी इस थीम को काफी हेवीली यूज किया गया है, उसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे। फिर धीरे धीरे हमारी मुलाकात कहानी के बाकी कैरेक्टर से हुई। सबका अपना कोई ना कोई डार्क पास्ट था, जिससे भागकर ये सारे अमेरिका जा रहे थे। ओलेग इंजन रूम में काम करने वाला एक आम वर्कर है। क्लेमेंस और लूशियन पैसे वाला कपल, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। दोनों ही अरेंज मैरिज से जरा भी खुश नहीं थे, इसलिए समंदर के बीचों बीच होने के बावजूद भी इनका हनीमून काफी ड्राई था। लूशियन को अपनी बीवी से ज्यादा लिंगी नामी इस गेशा में इंटरेस्ट था। गेशा यानी जापानीज ट्रेडिशन डांस को रिप्रेजेंट करने वाली आर्टिस्ट। यूजुअली ये बस अय्याश मर्दों के सामने डांस किया करते थे। लिंगी अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क जा रही थी। फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स में 2 और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, एंजल और उसका भाई रेमिरो, फादर रेमिरो। सोलो ट्रैवलर वर्जीनिया और मोरा मेल डोमिनेंट इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एक होनहार डॉक्टर होने के बावजूद भी सिर्फ एक औरत होने की वजह से इंग्लैंड में उसे प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं थी। फिर मोरा को छोड़कर बाकी सब ने एकदम प्रोग्राम रोबोट्स की तरह एक ही टाइम पर अपनी ड्रिंक्स उठाकर पी ली। ये सीन जितना क्रीपी था, देखने में उतना ही इंटरेस्टिंग भी था। मैंने तो ये 4-5 बार रिवर्स करके देखा। तभी अचानक एक 3rd क्लास का पैसेंजर यहाँ भागते हुए आया। क्रेस्टर की बहन को जल्द से जल्द एक डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन 3rd क्लास वालों को 1st क्लास पैसेंजर के बीच आने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए फ्रांस नामी एक क्रू मेंबर क्रेस्टर को घसीटते हुए डाइनिंग रूम से बाहर ले गया। बाय द वे, ये सारे ही कैरेक्टर्स अलग अलग नेशनलिटी के थे। मोरा इंग्लैंड से, लूशियन और क्लेमेंस फ्रांस से, एंजल और रेमिरो स्पेन से और क्रेस्टर डेनमार्क से। अब शो जर्मन है तो ऑब्वियसली कुछ मेन जर्मन कैरेक्टर्स भी हैं। मोरा फ्रांस के पीछे पीछे क्रेस्टर की मदद करने चली गई। क्रेस्टर की फैमिली बाकी 3rd क्लास पैसेंजर के साथ लोअर डेक में रह रही थी। इसकी बहन टो 7 महीना प्रेग्नेंट है, जिसे अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। क्रेस्टर के सुपर रिलीजियस मम्मी और पापा के मना करने के बावजूद भी मोरा ने बेबी को घुमाकर टो की मदद की। क्रेस्टर की मां आइबन को साइंस में जरा भी विश्वास नहीं था। इसके हिसाब से जो भी होता है वो सब ऊपर वाले की मर्जी है, इसीलिए मदद लाने के बावजूद भी क्रेस्टर को मम्मी से काफी डांट पड़ी। फिर हमने देखा कि जेरोम नामी एक बंदा इंजन रूम में छुपा हुआ था।
जेरोम ने यहाँ से निकलकर सेलर कैबिनेट से क्रू मेंबर्स के कपड़े और जूते चुरा लिए। मोरा के काम से इंप्रेस होकर क्रेस्टर की छोटी बहन एडा ने इसे बताया कि बड़ी होकर वो भी एक डॉक्टर बनना चाहती है। फिर एडा ने मोरा से उसके बच्चों के बारे में पूछा, जिसके जवाब में मोरा ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मोरा कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन एडा के इन सवालों ने मोरा के दिमाग में जबरदस्त फ्लैशबैक मेमोरीज ट्रिगर कर दी है। मोरा को इस ग्रीन बीटल और अजीब से विजन्स आने लगे। वो फौरन भागकर थोड़ी ताजी हवा खाने ऊपर डेक पर चली गई। मोरा ने जोर जोर से सांस लेते हुए इस नेकलेस को पकड़ लिया। ये ग्रीन बीटल और मोरा का नेकलेस आगे कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फिर शिप के कैप्टन आइक लार्सन ने मोरा को बताया कि रूल्स के मुताबिक उसका लोअर डेक के मेंबर से मिलना सुरक्षित नहीं है। लेकिन मोरा ऐसे भेदभाव वाले रूल्स को नहीं मानती। तभी फर्स्ट मैन सेबास्टियन और विल्हेम ने कैप्टन को बताया कि पिछले 20 मिनट से उन्हें सेम मैसेज रिसीव हो रहा था। दोनों को लगता है कि शायद ये सिग्नल मिसिंग शिप प्रोमेथियस से आ रहा होगा। आइक ने देखा कि वो सिग्नल एक्चुअल में शिप के कोऑर्डिनेट्स थे। फिर कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो 7 घंटे का डाइवर्जन लेकर पहले प्रोमेथियस को ढूंढने जाएंगे। शिप को अचानक से घूमता देखकर सारे पैसेंजर्स काफी चिंतित थे। ऑलरेडी सब इधर रूमर्स फैल गए थे कि शायद इन्होंने मिसिंग शिप प्रोमेथियस को ढूंढ लिया। फिर हमने देखा कि फैमिली से रिलेटेड किसी ट्रेजिक पास की वजह से आइक को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स थे। प्रोमेथियस का रूमर सुनते ही मोरा भी सीधा आइक से मिलने चली आई। सेम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से आइक को पूरा यकीन था कि यह सिग्नल प्रोमेथियस से ही आ रहा होगा। लेकिन 4 महीने तक भटकने के बाद क्या उस पर कोई जिंदा भी बचा होगा? मोरा के इंटरेस्ट को देखकर आइक को लगा कि शायद वो प्रोमेथियस के किसी पैसेंजर को जानती वगैरह होगी। लेकिन मोरा ने उसे बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइक ने मोरा से वादा किया कि जल्द ही वो डाइनिंग रूम में जाकर सारे पैसेंजर्स को करंट सिचुएशन के बारे में बताएगा। मोरा के वहां से जाते ही आइक इस एनवेलप को उठाकर देखने लगा। ये एग्जैक्टली वैसा ही एनवेलप है जो मोरा के भाई ने उसे भेजा था। आइक ने सारे पैसेंजर्स को डाइनिंग रूम में जमा करके ये बताया कि वो प्रोमेथियस को ढूंढने जा रहे हैं। एक भी पैसेंजर कैप्टन के इस डिसीजन से खुश नहीं था, लेकिन आइक अपने डिसीजन पर अड़ा रहा। ये न्यूज सुनते ही लूशियन फौरन अपने रूम में चला गया, मानो उसे किसी तरह का अटैक आ रहा था। क्लेमेंस से छुपकर लूशियन कोई दवाई वगैरह ले रहा था। ओलेग प्राइवेट स्पॉट पर बैठा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के फोटो को देख रहा था कि तभी उसकी मुलाकात जेरोम से हुई। जेरोम को हाई रैंकिंग क्रू मेंबर समझकर ओलेग ने उसे खाना ऑफर किया। 7 घंटे का सफर तय करने के बाद आखिरकार ये प्रोमेथियस की लोकेशन पर पहुंच गए। प्रोमेथियस की बंजर हालत को देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसमें एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन तो फिर वो सिग्नल किसने भेजा? सेबास्टियन को लगता है कि उन्हें इस शिप की लोकेशन कंपनी को भेजकर चुपचाप अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आइक को प्रोमेथियस में घुसकर तलाशी लेनी थी। फिर आइक मोरा, रेमिरो और फ्रांस को लेकर लाइफ बोट्स लेने चला गया, जहां उनकी मुलाकात ओलेग और जेरोम से हुई। कैप्टन ने इन दोनों को भी अपने साइड एडवेंचर में शामिल कर दिया। दूसरी तरफ एंजल क्रेस्टर के साथ फ्लर्ट कर रहा था। एंजल के थोड़ा टची होते ही क्रेस्टर भागकर नीचे चला गया। फ्रांस को लाइफ बोट की निगरानी करने छोड़कर बाकी सारे प्रोमेथियस में चढ़ गए। इनके शिप में घुसते ही वो सिग्नल अचानक से बंद हो गया। प्रोमेथियस का पूरा कवाड़ा हो गया था। अंदर इन्हें ना तो कोई सर्वाइवर दिखा और ना ही कोई डेड बॉडी। शिप में पड़े व्हाइट रिबन को देखकर आइक काफी हैरान रह गया। उसने फौरन चुपके से वो रिबन उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उधर लिंगी की माँ उसे जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग दे रही थी। लिंगी अब इस फेक गेशा वाली जिंदगी से तंग आ चुकी है, बट उसकी माँ ने उससे वादा किया कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रोमेथियस के ब्रिज पर पहुंचकर सबने देखा कि यहाँ का टेलीग्राफ तो टूटा पड़ा है। अगर टेलीग्राफ काम नहीं कर रहा तो इन्हें सिग्नल किसने भेजा? फिर हमने देखा कि एक मिस्टीरियस बंदा प्रोमेथियस से तैरते हुए जाकर केरबेरोस में घुस गया। इसका नाम डैनियल है। फिर डाइनिंग रूम में ग्रीन बीटल का पीछा करते हुए मोरा इस कैबिनेट के पास पहुंची। सरप्राइजिंगली इस कैबिनेट के अंदर एक बच्चा कैद था, या फिर किसी ने इस बच्चे को कैबिनेट के अंदर कैद कर दिया था। बच्चे ने बिना कुछ बोले मोरा के हाथ ये ब्लैक पिरामिड थमा दिया। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इधर चल क्या रहा है। उधर केरबेरोस पर डैनियल मोरा के बाजू वाले रूम में जाकर बस गया। लॉक खोलने के लिए डैनियल ने जेब में रखे इस ग्रीन बीटल का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद ही सारे उस बच्चे को लेकर वापस अपनी शिप में आ गए। उस रात आइक को सपने में अपनी पास्ट वाली ट्रेजेडी के विजन्स आए। आइक की फैमिली उसी के घर में जलकर मर गई थी। फिर अपने दिमाग में वेकअप की आवाज सुनते ही आइक की नींद खुल गई।
आइक सारी रात प्रोमेथियस पर मिले इस रिबन को हाथ में लेकर सोया था। सरप्राइजिंगली बिल्कुल ऐसा ही रिबन उसकी बेटी भी पहनती थी। फिर सेबेस्टियन ने इसे बताया कि कंपनी ने इन्हें प्रोमेथियस को डुबाने के ऑर्डर्स दिए हैं। सिंक शिप का मैसेज भेजने के बाद से कंपनी ने इन्हें जवाब देना बंद कर दिया और प्रोमेथियस के आसपास वाले इलाके में कंपास वगैरह भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। मोरा बच्चे को लेकर अपने रूम में चली गई। बच्चे के पास मिले ब्लैक पिरामिड और उसके जेब में रखी वेडिंग रिंग को देखकर मोरा काफी कंफ्यूज थी। ओलेग ने अपने साथियों को बताया कि प्रोमेथियस के पैसेंजर का कोई अता पता नहीं। यहाँ के वर्कर्स को लगता है कि शायद उनके गायब होने के पीछे उस बच्चे का हाथ होगा। मे बी वो बच्चा वेयरवुल्फ वगैरह है। बट तभी आइक ने वहां आकर ओलेग को नए काम पर लगा दिया। ओलेग को चेक करना था कि इनके शिप में कितना कोल या ईंधन बचा है। आइक और मोरा को ये सवाल खाए जा रहे थे कि आखिर किसने और क्यों उस बच्चे को कैबिनेट के अंदर बंद करके रखा होगा और वो इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहा। अगर शिप पर दूसरा कोई भी सर्वाइवर नहीं है तो फिर उन्हें सिग्नल्स कौन भेज रहा था। इन्हीं सवालों के बारे में सोचते वक्त आइक को अचानक उसके बेटी की आवाज सुनाई देने लगी। आइक डिस्कशन को अधूरा छोड़कर आवाज के पीछे चला गया। रूम वापस लौटने पर मोरा की मुलाकात डैनियल से हुई। देख के लग रहा था कि ये मोरा के रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। मोरा को डैनियल की शक्ल थोड़ी जानी पहचानी सी लगी, लेकिन डैनियल को नहीं लगता कि वो कभी मिल चुके हैं। इतना बोलकर मोरा रूम के अंदर चली गई। इसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो बच्चा अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था। इस बार भी उसने बस ये पिरामिड उठाकर मोरा को थमा दिया। एडा ने क्रिस्टर को बताया कि उसे भी अमेरिका जाने के बाद डॉक्टर की पढ़ाई करनी थी। एडा के वहां से जाते ही एंजल ने क्रिस्टर को अपना सिगरेट केस गिफ्ट किया। इससे पहले कि क्रिस्टर कुछ समझ पाए वहां पर टो आ गई। टो ने क्रिस्टर को याद दिलाया कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, इंडिकेटिंग कि शायद क्रिस्टर की फैमिली उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में जानती थी। आइक और सेबेस्टियन कंपनी के डिसीजन को लेकर बातें कर रहे थे। कुछ महीनों पहले ये दोनों ही शिप्स नए ओनर ने खरीद लिए थे। शिप्स की मरम्मत और उसमें कुछ अपग्रेड्स करने के बाद ओनर ने आधे जर्मन क्रू को रखकर वापस शिप्स को काम पर लगा दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि प्रोमेथियस की तरह ही इस शिप में भी कार्गो और पैसेंजर का लोड काफी कम था। पता नहीं क्यों बट इनकी नई कंपनी लॉस में बिजनेस कर रही थी। एक तो पैसेंजर और कम कार्गो वाला लॉस, ऊपर से उनका नया मैसेज कि जो शिप मिल गई उसे भी डुबा दो। आखिर इनकी कंपनी प्रॉफिट तो कैसे कमा रही थी। लेकिन सेबेस्टियन को कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा उस बच्चे की पहली में इंटरेस्ट था। सेबेस्टियन के साथ साथ शिप के बाकी पैसेंजर भी उस बच्चे को लेकर काफी चिंतित थे। लिंगी को अकेला खड़ा देखकर लूशियन उससे बात करने चला गया, बट इससे पहले इसकी कुछ सेटिंग हो पाए लिंगी की माँ उसे अंदर ले गई। लूशियन का गेशा में इंटरेस्ट देखकर वर्जीनिया ने उसे पेड सर्विस ऑफर की। अगर लूशियन उसकी बीवी के साथ खुश नहीं है तो वर्जीनिया उसके लिए लिंगी का स्पेशल परफॉर्मेंस अरेंज कर सकती है। पेटीएम नॉट अवेलेबल, ओनली कैश। उसी दौरान जेरोम ने चुपके से लूशियन के रूम में घुसकर उसके टेबल पर यह मेडल रख दिया। क्लेमेंस के आने की आवाज सुनते जेरोम बेड के नीचे छुप गया। फिर क्लेमेंस टेबल पर पड़े उस मेडल को ड्रॉअर में डालकर वॉशरूम चली गई और इसी मौके का फायदा उठाकर जेरोम वहां से भाग गया। फ्रांस को कंपनी के सिंक शिप वाले डिसीजन के साथ साथ आइक को कैप्टन बनाने वाला डिसीजन भी पसंद नहीं था। आइक की बीवी ने खुद के साथ अपने 3 बच्चों को जलाकर मार दिया था। फ्रांस को नहीं लगता कि आइक कभी भी उस सदमे से बाहर निकल पाएगा। आइक अपने रूम में बैठा उस लेटर को देख रहा था कि तभी उसे फिर से अपनी बच्ची की आवाज आने लगी। आवाज का पीछा करते हुए आइक इस रूम में घुस गया। अंदर जाते ही वो रूम आइक के घर में बदल गया। आइक जानता था कि ये सिर्फ बस उसका वहम है, लेकिन फिर भी वो अपने फैमिली से मिलकर बहुत ही भावुक हो रहा था। आइक की बेटी नीना ने उसे बताया कि इनकी मम्मी आइक के बाहर जाते ही पगला जाती है, इंडिकेटिंग के इसी पागलपन की आड़ में शायद उसने घर को आग लगाई होगी। तभी नीना अचानक आइक की आंखों के सामने जलने लगी और रूम में जोरदार धमाका हुआ। होश आने पर आइक की नजर इस ग्रीन बीटल पर पड़ी। बीटल का पीछा करते हुए आइक इस टनल में घुस गया। ये टनल सीधा आइक के बेड के नीचे जाकर खुलती थी। अपने बेड के नीचे सीक्रेट टनल को देखकर आइक काफी कंफ्यूज था। उस टनल के दरवाजे पर यह ट्रायंगल और लाइन वाला सिंबल बना था। पूरी शिप इस सिंबल के डेकोरेशन से लैस थी। यह शिप के कंपनी का लोगो है, लेकिन इस सिंबल का असली मतलब हमें एकदम एंड में समझ आएगा। मोरा ने उस बच्चे को अपने पापा और भाई के बारे में बताया। इनके पापा दोनों बच्चे पर अजीब से एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। एक रात तो उन्होंने मोरा को अकेले जंगल में छोड़ दिया था ताकि वो उसकी हरकतों पर रिसर्च कर सके। बच्चे को सहलाते वक्त मोरा की नजर उसके गर्दन पर बने टैटू पर पड़ी।
वही कंपनी वाला ट्रायंगल सिंबल। बच्चा नहीं चाहता था कि इस बारे में वो कोई भी बात करे। तभी आइक गुस्से में इनके रूम में चला आया और बच्चे को दीवार पर पटक कर उससे प्रोमीथियस के बारे में सवाल पूछने लगा। आइक के ये बर्ताव को देखकर मोरा ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया। जाने से पहले आइक ने मोरा को बताया कि प्रोमीथियस से वापस आने के बाद से ही इसे अपनी मरी हुई बेटी के विजन्स आ रहे थे। डैनियल भी साइड में खड़ा इस सब पर नजर रखे हुए था। क्लेमेंस को अकेली खड़ा देखकर जेरोम उससे बात करने चला गया। दोनों के मिलते ही इनके बीच फौरन एक कनेक्शन सा बन गया। लेकिन डेक से अंदर जाते ही फ्रांस के आदमियों ने जेरोम को पकड़ लिया। इन्हें फाइनली समझ आ गया था कि जेरोम एक घुसपैठिया है। बहुत टाइम से एडा का कोई अता पता नहीं था। तो एडा को ढूंढते हुए क्रिस्टल के पास चली गई। यहीं उसे पता चला कि एंजल ने क्रिस्टल को यह सिगरेट केस गिफ्ट किया था। क्रिस्टल की इस हरकत को देखकर टो काफी डिसअपॉइंटेड थी। टो ने क्रिस्टल से केस छीनकर वापस उसे एंजल के हवाले कर दिया। एंजल की इस हरकत को देखकर रमीरो उससे गुस्सा हो गया। यही हमारी समझ आया कि ये दोनों पक्का कुछ छुपा रहे थे। आइक उसके बेड के नीचे बनी टाइल टनल के अंदर घुस गया, लेकिन वो टनल का दूसरा एंड मानो कहीं गायब हो गया। चारों तरफ बस टाइल से बनी दीवारें थी। सभी ओलेग ने वहां आकर बताया कि इनके पास 3000 टन के आसपास कोल बचा होगा। ओलेग को लगा कि शायद ये अब जल्दी अपना सफर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आइक बिना कोई जवाब दिए वापस अंदर चला गया। बच्चे का टैटू देखकर मोरा उसके सामने रोने लगी। उसके भाई के भेजे लेटर पर भी बिल्कुल ऐसा ही सिंबल बना था। मोरा का भाई भी प्रोमीथियस के साथ ही महीनों से गायब था। मोरा को शक है कि शायद वो भी प्रोमीथियस के पैसेंजर में शामिल था, लेकिन इसके गिड़गिड़ाने के बावजूद भी बच्चे ने अपना मुंह नहीं खोला। फिर हमें पता चला कि रमीरो एंजल का भाई नहीं बल्कि पोर्टुगीज बॉयफ्रेंड है। एंजल की हरकतों को लेकर झगड़ा करते करते ही दोनों शुरू हो गए। आइक ने एक और खास अनाउंसमेंट के लिए सबको डाइनिंग रूम में जमा होने के लिए कहा। इसी दौरान डैनियल ने ग्रीन बीटल की मदद से ईडा को लोअर डेक से ऊपर बुलवा लिया। ईडा के ऊपर आते ही डैनियल ने उससे एडवांस में माफी मांगी, इंडिकेटिंग कि वो शायद उसे नुकसान पहुंचाने वाला था। आइक ने सारे पैसेंजर्स को बताया कि वो प्रोमीथियस को अपने शिप के साथ बांधकर टो करते हुए वापस यूरोप लेकर जाने वाला है। ये सुनते ही सारे पैसेंजर्स की सटक गई, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आइक उसका डिसीजन वापस नहीं लेने वाला। आइक ने मोरा को अपने लेटर्स दिखाते हुए कहा कि किसी ने इस एनवेलप में आइक को उसके फैमिली का फोटो भेजा था, यानी आइक की फैमिली किसी तरह प्रोमीथियस के साथ कनेक्टेड है। आइक नहीं जानता कि उसका प्रोमीथियस के साथ क्या लेना देना, पर उसे पक्का यकीन था कि उनकी कंपनी जरूर कोई बड़ा राज छुपा रही थी। इसीलिए तो कंपनी ने प्रोमीथियस के मिलते ही उसे डुबाने के ऑर्डर्स दे दिए। मोरा ने भी आइक को समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यूरोप वापस नहीं जा सकती, लेकिन आइक ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया था। शिप तो वापस यूरोप जाकर ही रहेगी। डैनियल भी आइक के इस कंट्रोवर्शियल फैसले से जरा भी खुश नहीं था। फिर डैनियल अपने रूम में जाकर मोरा के फोटो को देखने लगा, यानी इनके बीच भी शायद कोई पुराना रिश्ता है। सेबेस्टियन और फ्रांस ने डिसाइड किया कि वो कैप्टन को बिना बताए कंपनी के ऑर्डर्स के मुताबिक प्रोमीथियस को डुबा देंगे। लेकिन तभी ऊपर डेक पर इन्हें ईडा की बॉडी मिली। फ्रांस फौरन इसकी खबर देने आइक के पास चला गया। दूसरी तरफ सेबेस्टियन को कोई सीक्रेटली ट्रायंगल सिंबल वाले मैसेजेस भेज रहा था। ईडा की बॉडी को देखकर अब आइक को भी शक होने लगा था कि शायद इस बच्ची की मौत की वजह प्रोमीथियस ही है। फिर हमने देखा कि कोई सीक्रेटली एक कंट्रोल रूम से इन सब पर नजर रखे हुए था, वो भी टीवी मॉनिटर्स के जरिए। टीवी मॉनिटर्स 1899 में तो कतई इन्वेंट नहीं हुए थे। इसका मतलब इस शो की एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही है। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमने लिंगी के नाइटमेयर को देखा। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इसका हर एक एपिसोड किसी न किसी कैरेक्टर के डार्क पास्ट वाली मेमोरीज के साथ शुरू होता है। एपिसोड 1 में माउरा, एपिसोड 2 में आइक और इस एपिसोड में लिंगी। लिंगी ने सपने में देखा कि वो किसी लकड़ी के बॉक्स में बंद पानी में डूब रही है। फिर अपने दिमाग में वेकअप की आवाज सुनने के बाद इसकी अचानक से नींद खुल गई। एक और बात, ये सपने देखते वक्त इनकी आंखों में ब्लैक ट्रायंगल सा बन जाता था। लिंगी के किमोनो पर भी वही शिप वाला ट्रायंगल लोगो बना था। वर्जीनिया ने ब्रेकफास्ट के बाद लिंगी और उसकी माँ को कमरे में मिलने के लिए बुलवा लिया। आइक ने शिप पर मौजूद एक मेल डॉक्टर मरे से ईडा के बॉडी की जांच करवाई। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी डॉक्टर मरे मौत की सही वजह नहीं बता पाए। डॉक्टर साहब को लगता है कि ईडा की मौत किसी नेचुरल कॉज की वजह से हुई होगी, लेकिन मोरा अच्छे से जानती थी कि कल तक तो ईडा एकदम तंदुरुस्त थी।
इस मामले का कोई सही हल निकलने तक सारे एडा की मौत को राजी रखेंगे। फिर अचानक से उनकी शिप घने कोहरे में अटक गई। ये फॉग इतना डेंस था कि शिप के पैसेंजर को आगे का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सेबेस्टियन और विल्हेल्म ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि बिना कंपास और क्लियर व्यू के वो आगे का रास्ता कैसे पार करेंगे। फ्रांस को लगता है कि इन्हें अब कैप्टन के ऑर्डर सुनना बंद कर देना चाहिए। आइक पूरी तरह से पगला गया है। इवन आइक को भी लगने लगा है कि वो पागल हो रहा था। आइक ने मोरा को वो रिबन और बेड के नीचे वाली टनल दिखाकर कहा कि उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इधर क्या चला है। इसकी फैमिली 2 साल पहले आग में जलकर मर चुकी थी, तो फिर उसकी बेटी का रिबन प्रोमीथियस पर कैसे पहुंच गया। माओरा के पास भी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं था। माओरा बस इतना जानती थी कि इंसानों को हमेशा ही अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी न्यूरॉन्स में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ह्यूमंस रियलिटी में कंफ्यूज हो सकते हैं या फेक रियलिटीज बना सकते हैं, हेलुसिनेशंस वगैरह। आइक का मानना था कि प्रोमीथियस के कैप्टन ने जरूर शिप के फाइनल अपडेट्स अपनी लॉग बुक में लिख कर रखे होंगे। शायद उस लॉग बुक को पढ़कर इन्हें प्रोमीथियस पर हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वर्जीनिया लिंग को रूम में बुलाकर उसकी बॉडी चेक करने लगी। जल्दी वर्जीनिया समझ गई कि लिंग ये एक वर्जिन है, यानी उसका शक बिल्कुल सही निकला। ये गेशा का बस भेस बनाकर न्यूयॉर्क जा रहे थे, लेकिन अब गेशा का भेस लिया है तो उसकी ड्यूटी भी निभानी होगी। बाय द वे, लिंगी ओरिजिनली हांगकांग से थी। वर्जीनिया ने इसे 8 बजे तक तैयार रहने को कहा। लिंगी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। सेबेस्टियन और फ्रांस के मना करने के बावजूद भी आइक मोरो के साथ फिर से प्रोमीथियस की ओर चला गया। ये देखकर फ्रांस और सेबेस्टियन ने डिसाइड किया कि जब कैप्टन कोई अपने शिप की नहीं पड़ी तो ये कैप्टन की बातें क्यों सुने। फिर इन दोनों ने कैप्टन के खिलाफ जाकर डिसीजन लेने की प्लानिंग शुरू कर दी। फ्रांस के जाने के बाद सेबेस्टियन ने चुपके से टेलीग्राफ वाला कोड स्टीम पंक मशीन में एंटर कर दिया। ये भाई साहब की कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। फिर हमने देखा कि वो बच्चा ब्लैक पिरामिड लेकर मोरा के बेड के नीचे चला गया। प्रोमीथियस जाते वक्त मोरा ने आइक को बताया कि कुछ साल पहले हुए एक मिसकैरेज की वजह से वो अब कभी मां नहीं बन सकती। मोरा ने इंग्लैंड में अपना सब कुछ खो दिया था, इसीलिए वो वापस उस जिंदगी में जाने से डरती है। लिंगी ने उसकी मां को बताया कि वर्जीनिया उनका सीक्रेट जान चुकी है, कि वो किसी और गेशा की जगह लेकर शिप में सफर कर रही थी। ये सुनते ही युग गुस्से में उसे डांटने लगी। ना ही लिंगी उस लड़की की जगह लेती और ना इन्हें आज ये दिन देखना पड़ता। लिंगी की मां नहीं चाहती थी कि उसकी तरह लिंगी को भी एक प्रोस्टिट्यूट की जिंदगी जीनी पड़े, पर लिंगी की एक गलती की वजह से शायद ये भी उसी लाइफ का हिस्सा बनने जा रही है। ये सुनते ही लिंगी रोते हुए रूम से बाहर भाग गई और शिप के डेक पर पड़े एक डब्बे में जाकर छुप गई। अंदर जाते ही लिंगी की कॉन्शियसनेस फिर से उसकी पुरानी डार्क मेमोरीज में चली गई। लिंगी ने किसी लड़की को गलती से ज्यादा बेहोशी की दवा देकर मार दिया था ताकि वो लड़की को बेहोश करके उसकी जगह ले पाए। फिर लिंगी की मां ने डेड बॉडी को एक लकड़ी के डब्बे में भरकर नीचे पानी में फेंक दिया। प्रेजेंट टाइम वाली लिंगी उसी डब्बे में कैद ये सब देख रही थी। पानी में फेंके जाने के डर से लिंगी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तभी ओलेग ने शिप के डेक पर रखे बॉक्स को खोलकर लिंगी को बाहर निकाल दिया। शुकजे कोहरे में आवाज लगाते हुए लिंगी को ढूंढ रही थी। मम्मी की पकड़ से बचाने ओलेग इसे अपने साथ प्राइवेट स्पॉट पर ले गया, यानी ये लाइफ बोट वाली जगह। फ्रांस टो को लेकर ईडा की डेड बॉडी दिखाने ले गया। ईडा की मौत की वजह किसी को नहीं पता थी। फिर टो अकेले ईडा की बॉडी उठाकर लोअर डेक में ले गई। जब ये सब चला था तब क्रेस्टर और एंजल एक दूसरे के काम में हाथ बटा रहे थे। प्रोमीथियस पर पहुंचकर आइक ने देखा कि वहां कैप्टन की लॉग बुक का कोई पता नहीं, लेकिन केरबरोस की तरह ही यहाँ के भी कैप्टन के बेड के नीचे सुरंग बनी थी। मोरा ने नीचे उतरकर चेक किया, बट ये वाली टनल भी बंद निकली। दूसरी तरफ वो बच्चा बेड के नीचे से बाहर आ गया, मानो वो कुछ ढूंढने के लिए गया हुआ था। कुछ देर बाद ही ग्रीन बीटल से डोर अनलॉक करके यहाँ डैनियल भी आ गया। बच्चे ने डैनियल को इशारा करते हुए बताया कि जिस चीज को वो ढूंढने गया था वो उसे नहीं मिली। आइक को भी यही सवाल खाया जा रहा था कि आखिर इस बेड के नीचे बनी टाइल टनल का क्या मतलब है। आइक ने मोरा को बताया कि कुछ महीने पहले हेनरी सिंगलटन नामी एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने 3 जर्मन शिप्स खरीदे थे। उन शिप्स को 3 महीनों के लिए मरम्मत के लिए ले जाया गया था ताकि शिप्स का कम्युनिकेशन सिस्टम अपग्रेड किया जा सके। टनल के दरवाजे पर बने ये लोगो इसी कंपनी का सिंबल है, यानी हेनरी सिंगलटन की कंपनी ने कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ शिप्स में और भी ढेर सारे चेंजेस किए थे। ओलेग लिंगी को किनारे पर बिठाकर खाना लेने चला गया, लेकिन ओलेग के जाते ही लिंगी को फिर से अपने पास्ट की विजन्स आने लगे। ओरिजिनली लिंगी की दोस्त मेमे इस शिप में सफर करने वाली थी,
मेमे को लगता था कि इस सफर के दौरान उसे जापानीज लैंग्वेज और डांस वगैरह सिखाया जाएगा। लिंगी ने प्लान बनाया कि शिप के निकलने से ठीक पहले वो मेमे को बेहोशी की दवा पिलाकर खुद उसकी जगह ले लेगी, लेकिन दवा का डोज थोड़ा ज्यादा होने की वजह से मेमे मर गई। फिर लिंगी और उसकी माँ मेमे की बॉडी को पानी में फेंककर अमेरिका की ओर निकल पड़े। लिंगी फॉग के अंदर बैठी फिर से इस डार्क मेमोरी को जी रही थी कि तभी ओलेग उसे होश में ले आया। लिंगी को अब लगता है कि इन जैसे लोगों को बड़े सपने देखने का कोई हक नहीं। हल्का होकर नीचे जाने पर क्रेस्टर को पता चला कि उसकी छोटी बहन अब नहीं रही। सदमे में जाकर क्रेस्टर शिप की खिड़की तोड़ने लगा ताकि एडा की आत्मा यहां से आजाद हो जाए। टो ने किसी तरह से उसे समझाते हुए शांत कर दिया। लोअर डेक से निकलकर फ्रांस ने देखा कि ऊपर कुछ और पैसेंजर बिल्कुल एडा की तरह ही मरे पड़े थे। आइक मोरा को लेकर प्रोमीथियस के इंजन रूम में चला गया, जहां कंपनी ने यह स्पेशल मशीन इंस्टॉल की हुई थी। कंपनी ने बताया था कि इस मशीन का काम स्टीम प्रेशर को मेजर करके उसे ब्रिज तक पहुंचाने का था, लेकिन इस मशीन ने कभी काम नहीं किया। आइक को शक है कि शायद इस मशीन का असली मकसद कुछ और ही होगा। तभी मोरा की नजर पास के फर्नेसेस पर पड़ी। इसे लगता है कि शायद प्रोमेथियस के पैसेंजर ने डेड बॉडीज को फर्नेसेस में जलाया होगा। फिर आइक और मोरा फर्नेसेस में डेड बॉडी के रिमेन्स ढूंढने लगे। फर्नेस की छानबीन करते वक्त आइक को जली हुई लॉग बुक मिली। सिर्फ पैसेंजर लिस्ट को छोड़कर बाकी सारे पेजेस जल गए थे। पैसेंजर लिस्ट को पढ़ते ही आइक ने फौरन वो कागज अपने जेब में डाल दिया। आइक ने ये लिस्ट वाली बात मोरा से भी छुपा के रखी। लिंगी ने रूम में जाकर अपनी माँ को बताया कि वो अब अपने पहले क्लाइंट से मिलने के लिए तैयार है। क्लेमेंस के रूम में होने की वजह से लूशियन दवाई लिए बिना ही वर्जीनिया से मिलने चला गया। लिंगी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बदले लूशियन ने उसे पैसे दिए। यहीं हमें पता चला कि लूशियन और वर्जीनिया को भी बिल्कुल मोरा और आइक की तरह ही लेटर मिला था। लिंगी लूशियन के सामने डांस परफॉर्म करने के बाद कपड़े उतारने लगी, लेकिन लूशियन ने उसे रोक दिया। वो यहाँ इसलिए नहीं आया था, उसे बस लिंगी के साथ इस कैबिन में अकेले थोड़ा टाइम बिताना था। तभी लूशियन को जबरदस्त झटका आया और वो कांपते हुए जमीन पर गिर गया। लूशियन ने लिंगी को बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं, ये सीजर वाला पीरियड जल्दी खत्म हो जाएगा। शिप पर वापस आते ही आइक ने मोरा को बताया कि वो पैसेंजर से इनके साइड मिशन वाली बात छुपा कर रखे। फ्रांस को एडा की तरह और भी ढेर सारे बॉडीज मिले। सेबेस्टियन के मना करने के बावजूद भी फ्रांस ने कंट्रोल अपने हाथ में लेने का डिसीजन लिया। फ्रांस ने लोअर डेक में जाकर पहले वहां के लोगों को अपनी रिबेल आर्मी में शामिल किया। इससे पहले कि ओलेग जाकर कैप्टन को खबर कर दे, फ्रांस के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और जेरोम के साथ बांध दिया। एंजल ने रेमिरो को बताया कि फ्रांस कैप्टन के खिलाफ म्यूटिनी प्लान कर रहा है, लेकिन रेमिरो को पता चल गया था कि एंजल क्रेस्टर के साथ साइड अफेयर चला रहा था। एंजल के इन्हीं हरकतों की वजह से रेमिरो ने एक आदमी को मारकर उसकी आइडेंटिटी ले ली थी। इतना करने के बावजूद भी एंजल नहीं सुधरा। एंजल ने इसे बताया कि वो अपना नेचर नहीं बदल सकता। ये सुनते ही रेमिरो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया ताकि वो जाकर कैप्टन को फ्रांस के बारे में बता सके। आइक रूम में बैठा प्रोमीथियस के पैसेंजर लिस्ट को देख रहा था। सरप्राइजिंगली उस लिस्ट में मोरा का नाम था, इसीलिए इंजन रूम में इसने मोरा से ये बात छुपाए रखी। तभी रेमिरो ने आकर इसे फ्रांस के बारे में बताया, लेकिन इसे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। फ्रांस से टोकी रिबेल आर्मी ने आइक को बताया कि अब शिप का कंट्रोल उनके पास है और वो अब शिप को सीधा न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे। डैनियल ने रूम में जाकर इस मैकेनिकल डिवाइस की मदद से शिप के इस मशीन को एक्टिवेट कर दिया, वही स्टीम प्रेशर मेजर करने वाली मशीन। मशीन के एक्टिवेट होते ही केर्बेरोस अचानक कहीं टेलीपोर्ट हो गई। एपिसोड 4 के ओपनिंग फ्लैशबैक सीन में हमने लूशियन और जेरोम की बैक स्टोरी देखी। ये दोनों फ्रेंच आर्मी के लिए काम किया करते थे। एक मिशन के दौरान इनके कमांडर के मरते ही लूशियन ने उसकी आइडेंटिटी लेने का डिसीजन लिया। लूशियन को लगा था कि लेफ्टिनेंट की आइडेंटिटी मिलते ही इनकी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन जेरोम इस फैसले के सख्त खिलाफ था। तो लूशियन ने जाने से पहले जेरोम को बेहोश करके एक पिंजरे में बांध दिया। वेकअप की आवाज सुनने पर जेरोम की जब आंख खुली तो उसने देखा कि आइक और रेमिरो भी इनके साथ यहाँ कैद थे। फिर फ्रांस ओलेग और जेरोम को छुड़ाकर डेड बॉडीज निपटाने अपने साथ ले गया। इन्हें एक एक करके ये डेड बॉडीज शिप से नीचे फेंकने थे। विलियम ने फ्रांस को बताया कि इनकी शिप अचानक से किसी तरह टेलीपोर्ट होकर ईस्ट में पहुंच गई, बिल्कुल उसी लोकेशन पर जहां ये 3 दिन पहले थे, और आसपास प्रोमेथियस का कोई अता पता नहीं। लकीली शिप के कंपास काम कर रहे थे। फ्रांस ने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर दिया कि प्लान के मुताबिक वो शिप को वेस्ट की तरफ मोड़ें। लोअर डेक वाले रिबेल्स डेड बॉडीज की पूछताछ करने सेबेस्टियन के पास चले गए। सेबेस्टियन ने डर के मारे इन्हें सब कुछ सच बता दिया।
कि कंपनी से इन्हें ऑर्डर मिले थे कि वो प्रोमीथियस को डुबा दे, बट कैप्टन ने ऐसा नहीं किया और उस बच्चे के आने के बाद से ही इनकी शिप पर पैसेंजर्स अननोन रीजन की वजह से मर रहे थे। यह सुनते ही एबन ने उस बच्चे को शैतान घोषित कर दिया और सारे हथियार उठाकर उस बच्चे की तलाश में निकल पड़े। ओलेग को लगा कि शायद प्रोमीथियस के पैसेंजर भी बिल्कुल ऐसे ही मरे होंगे। डेड बॉडीज को पानी में फेंकते वक्त जेरोम को उसके मरे हुए कमांडर के विजन्स आए। क्लेमेंस के उकसाने के बाद आखिरकार लूशियन ने उसे सब कुछ सच बता दिया कि उसे सीजर की बीमारी है। झटके रोकने के लिए उसे बार बार ये पोटाशियम बोरमाइड के डोज लेने पड़ते हैं। इसी ड्रग की वजह से उसे परफॉर्मेंस में भी इश्यूज आ रहे थे। लूशियन की बीमारी अब एकदम लास्ट स्टेज पर है, यानी इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। तभी इसकी नजर ड्रॉअर में रखे मेडल पर पड़ी। ये देखकर लूशियन गुस्से में बाहर चला गया और मेडल को पानी में फेंक दिया। फ्रांस की गैंग मोरा को उसी के रूम में लॉक करने ले गए। आइक को रेमिरो कैद से आजाद होकर वेंट के जरिए बाहर भाग गए। आइबन के कहने पर सारे मोरा के रूम की तलाशी लेने चले गए, लेकिन अंदर बच्चे का कोई अता पता नहीं था। ये अब एक एक करके सारे पैसेंजर के कैबिन चेक करेंगे। रिबल्स ने मोरा को उसी के रूम में लॉक कर दिया। सबके वहां से जाने के बाद मोरा को बेड के नीचे से खटखटाने की आवाज आई। मोरा के बेड के नीचे भी बिल्कुल कैप्टन की कैबिन की तरह ही टाइल टनल बनी थी, जिसमें वो बच्चा छुप कर बैठा था। डैनियल इंजन रूम वाली मशीन को मैकेनिकल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके कुछ प्रोग्रामिंग करने लगा। ओलेग की मदद से जेरोम गार्ड्स को चकमा देकर अंदर भाग गया। शिप के कॉरिडोर में घूमते वक्त जेरोम को फिर से अपने पुरानी मेमोरीज के विजन्स आने लगे। गार्ड से बचने जेरोम क्लेमेंस के रूम में चला गया। फिर क्लेमेंस भी इसके साथ कैप्टन को छुड़ाने के मिशन में शामिल हो गई। फ्रांस ब्रिज पर ओलेग से पूछताछ कर रहा था कि तभी वहां सेबेस्टियन आ गया। नजदीक वाले लैंड तक पहुंचने इन्हें एटलीस्ट 5 दिनों का सफर तय करना होगा। तब तक हथियारों से लैस सरफिले रिबल्स को शांत करने का बस एक ही तरीका था, उन्हें जो चाहिए वो दे दो, यानी वो बच्चा उनके हवाले कर दो। रिबल्स बच्चे को ढूंढते हुए सारे पैसेंजर्स को उन्हीं के रूम में लॉक करने लगे। एंजल के रूम में पहुंचते ही क्रेस्टर की माँ समझ गई कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। फिर अपने रिलीजियस माँ से ताने सुनने के बाद क्रेस्टर एंजल के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। मोरा ने उस बच्चे से उन टनल्स के बारे में पूछा, बट एज यूजुअल बच्चे ने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन इस बार इसने मोरा की मदद की। बच्चे ने ग्रीन बीटल के जरिए दरवाजे का लॉक खोल दिया। अब तक तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि मोरा के मेंटल हॉस्पिटल वाला रूम नंबर और इसके शिप के कैबिनेट का नंबर सेम है, 1011। फिर ये दोनों उस ग्रीन बीटल का पीछा करते हुए आइक को ढूंढने चले गए। फ्रांस ने देखा कि आइक और रेमिरो वेंट के जरिए रूम से बाहर भाग गए। वेंट से बाहर निकलते इन दोनों की मुलाकात जेरोम और क्लेमेंस से हुई। जेरोम ने आइक की बेड़ियां तोड़कर उसे आजाद कर दिया। इनका प्लान है किसी लाइफ बोट में बैठकर फिर से प्रोमीथियस के अंदर जाना, ताकि वो शिप के टेलीग्राफ को रिपेयर करके मदद बुलवा सके। लूशियन को लगा कि शायद क्लेमेंस मुसीबत में होगी, इसलिए वो बंदूक लेकर अपनी बीवी को ढूंढने चला गया। मोरा उस ग्रीन बीटल का पीछा करते हुए आइक के पास पहुंच गई, बट इन्हें नहीं पता था कि क्रेस्टर चुपके से इन पर नजर रखे हुए है। आइक ने मोरा से पूछा कि अगर वो प्रोमीथियस के बारे में कुछ भी जानती है तो इन्हें साफ साफ बता दे। मोरा ये सुनकर काफी कंफ्यूज थी, पर इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाए वहां पर रिबेल्स आ गए। फ्रांस ने बताया कि इन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए, वो और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उस बच्चे ने भी चुपचाप खुद को रिबेल्स के हवाले कर दिया। जेरोम ने उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश की, बट तभी फ्रांस ने उसे गोली मारकर बेहोश कर दिया। जेरोम को वही छोड़कर रिबेल्स सबको वहां से अंदर ले गए। फ्रांस से गोली खाने के बाद जेरोम फिर से उसके फ्लैशबैक मेमोरीज में पहुंच गया। नई आइडेंटिटी लेकर फ्रांस जाने से पहले लूशियन ने उसे ये मेडल दिया था। लूशियन जेरोम को आजाद तो नहीं कर सकता, लेकिन ये मेडल जेल में जेरोम के जरूर काम आएगा। जेरोम ने लूशियन को रोकने की आखिरी कोशिश की, बट वो उसे फिर से पंच मारकर चला गया। होश आने पर जेरोम ने देखा कि वो डेक पर अकेला पड़ा था। गोली जेरोम के लेफ्ट हैंड पर लगी थी। जेरोम ने गार्ड्स को मारकर आइक और क्लेमेंस के साथ बाकी सबको छुड़ा लिया। फिर ये सारे बच्चे को बचाने बाहर चले गए। शिप के डेक पर रिबेल्स और इनके बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई, और इसी मौके का फायदा उठाकर आइबन ने उस बच्चे को शिप से नीचे पानी में फेंक दिया। बच्चे के पानी में गिरते ही सबने लड़ाई बंद कर दी। डैनियल मोरा को लेकर अंदर चला गया। लूशियन क्लेमेंस को जेरोम के साथ देखकर काफी कंफ्यूज था। लूशियन जेरोम को गन दिखाकर क्लेमेंस को अपने साथ ले गया। इसने क्लेमेंस को समझाया कि वो जेरोम की किसी भी बात पर भरोसा ना करे। सब कुछ शांत होते फ्रांस की गैंग लोअर डेक में चली गई और आइक बाकियों के साथ डाइनिंग रूम में चला गया। आइक ने मोरा को साइड में लेकर उसे प्रोमीथियस की पैसेंजर लिस्ट दिखाई। इससे अब सब कुछ जानना था।
बट इससे पहले कि मोरा कुछ बोल पाए, डाइनिंग रूम का कैबिनेट चमकने लगा। वो बच्चा किसी तरह फिर से टेलीपोर्ट होकर इस शिप में वापस चला आया। सारे इसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। फिर वो बच्चा बिना कुछ बोले मोरा से लिपट गया। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5। मोरा ने सपने में पहाड़ियों में बसी इस हवेली को देखा जिसके बाहर बनी कबर पर वेकअप लिखा था। मोरा की कॉन्शियसनेस अब फिर से उस मेंटल हॉस्पिटल वाले मेमोरीज को जाने लगी। फिर गार्ड्स ने मोरा को इस कुर्सी पर बांधकर ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन लगाया। वेकअप की आवाज सुनते ही मोरा सपने से बाहर आ गई। नींद से जागते ही मोरा ने देखा कि सबने उस बच्चे को इस कैबिनेट के अंदर बंद करके रखा था। बच्चे के उस टेलीपोर्टेशन वाले स्टंट के बाद आइक भी उसे खतरे की नजर से देखने लगा था। बच्चे को कैद से बाहर निकालने से पहले इसे आइक के सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिर इसका नाम प्रोमीथियस के पैसेंजर लिस्ट में कैसे आया। लोअर डेक में रह रहे रिबेल्स अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हो रहे थे। 4 दिन में इनकी शिप किनारे पर पहुंच जाएगी। उस जमाने में म्यूटिनी या कैप्टन के खिलाफ गद्दारी करने की सजा सीधा मौत थी। आइबन ने इनडायरेक्टली सजेशन देते हुए कहा कि इन्हें म्यूटिनी वाले राज को छुपाने सारे गवाहों की कुर्बानी दे देनी चाहिए। यह सुनते ही टोस समझ गई कि इनकी मम्मी अब पूरी तरह से सटिया गई है। जो ने क्रिस्टर को समझाया कि आइबन को गॉड की आवाज नहीं आती बल्कि उसे कोई दिमागी बीमारी है। ये दोनों अमेरिका पहुंचते ही अपने पेरेंट्स को छोड़ने वाले थे, लेकिन क्रिस्टर की हरकतें देख के टो को नहीं लग रहा कि वो उनके सर फिरे मम्मी का कभी साथ छोड़ेगा। लूशियन ने क्लेमेंस को बताया कि वो कोई लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि एक फ्रॉड है जिसने पैसे और अच्छी जिंदगी के बदले क्लेमेंस की फैमिली से झूठ बोला था। तो पार्टी बदलकर आइक की गैंग को ज्वाइन करने चली गई। डाइनिंग रूम पहुंचते ही उसे उस बच्चे के बारे में पता चला। सबके मना करने के बावजूद भी मोरा उस बच्चे को आजाद करने चली गई। ये तभी एक पैसेंजर ने डर के मारे उस पर गोली चला दी, लेकिन इससे पहले कि वो गोली मोरा तक पहुंचे उस बच्चे ने पिरामिड की मदद से समय को रोक लिया। सब कुछ मानो एकदम थम सा गया। फिर वो बच्चा कंफ्यूज मोरा का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले गया। टाइम के वापस शुरू होते ही सबने देखा कि सामने मोरा और उस बच्चे का कोई अता पता नहीं था। कुछ देर बाद ही इनकी शिप में सायरन बजने लगा। आइक ने अपनी गैंग को बताया कि उन्हें जल्द से जल्द शिप का कंट्रोल वापस ले लेना चाहिए। रिबेल्स अमेरिका पहुंचने के चक्कर में ऑलरेडी बहुत सारा कोयला जला चुके थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2 दिन में इनकी शिप बीच समंदर में अटक जाएगी। सायरन के बंद होते ही शिप में टिक टैक की आवाज आने लगी। इस आवाज को सुनते ही शिप के मैक्सिमम पैसेंजर्स हिप्नोटाइज होकर नीचे पानी में कूदने लगे, जिनमें क्रेस्टर और लिंगी की मां भी शामिल थी। बस अब बहुत हो गया, मोरा को जवाब चाहिए थे। फिर उस बच्चे ने कागज पर लिखकर मोरा से कहा कि कोई इन पर नजर रखे हुए है, और इसने इसके कान में हल्के से कहा कि मोरा को ये सारे जवाब बस क्रिएटर ही दे सकता है। सेबेस्टियन फिर से इस मशीन के पास जाकर नए कोड एंटर करने लगा। फिर वो बच्चा मोरा को बेड के नीचे बनी टाइल टनल में ले गया। बच्चे ने ग्रीन बीटल की मदद से टनल का दरवाजा खोल दिया। टनल के उस पार मोरा के मेमोरीज में दिख रही लोकेशन थी, मानो एक टाइप का पॉकेट डायमेंशन। लेकिन टनल के बाहर आते उस बच्चे का कोई अता पता नहीं था। हवेली के बाहर बनी इस कबर को देखते ही मोरा ने उसके नेकलेस को कस के पकड़ लिया। डैनियल भी उसके मैकेनिकल डिवाइस की मदद से टनल के जरिए इनके पीछे चला आया, पर इस बार इसे मोरा नहीं बल्कि वो बच्चा दिखा। मोरा उस हवेली का राउंड लगाने गई थी। बच्चे की इस हरकत को देखकर डैनियल काफी डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मोरा को यहाँ लाकर उस बच्चे ने अपनी लोकेशन भी लाइव कर दी। लेकिन उस बच्चे को इस नई डेवलपमेंट से काफी उम्मीदें थी। आज तक ये लोग एक भी बार इतने आगे तक नहीं आए थे। बच्चे को लगा था कि शायद मोरा को यहाँ लाते ही उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। डैनियल को इस शिप के डूबने से पहले अब सब कुछ ठीक करना होगा। हिप्नोटाइज होने से बचने के लिए सारे अपने आप को रूम में बांध कर रखने लगे। जेरोम ने लूशियन के रूम में जाकर मियां बीवी के साथ खुद को भी बांध दिया। आइवन टिक टैक की आवाज से हिप्नोटाइज होकर बाहर जाने लगी, लेकिन एंकर और टो ने उसे भी पकड़कर बेड से बांध दिया। तभी विल्हेम को कंपनी से फिर से सिंक शिप वाला मैसेज आया। डैनियल इंजन रूम में जाकर उस स्टीम प्रेशर मशीन को हैक करने लगा। अगर इसने जल्दी रहते सब ठीक नहीं किया तो सब कुछ फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। यही हमें पता चला कि डैनियल इस मैकेनिकल डिवाइस की मदद से पैसेंजर्स को शट डाउन भी कर सकता है। ये हवेली ही मोरा का सपनों वाला मेंटल हॉस्पिटल है। रूम नंबर 1011 में दाखिल होते ही मोरा के पापा ने उससे किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पूछी, बट पहले मोरा को अपने भाई के बारे में जानना था। बेटे के गलत सवालों से परेशान होकर पापा जी ने उसे ब्लैक इंजेक्शन लगाकर फिर से जगा दिया। होश आने पर मोरा ने देखा कि वो अपने रूम के बेड पर पड़ी थी। रूम के बाहर आते ही आइक ने इसे धर दबोचा।
मोहरा ने आइक को समझाते हुए कहा कि डाइनिंग रूम में किसी तरह उस बच्चे ने समय को रोक दिया था। इतना ही नहीं, मोहरा फ्रैंकलिन का असली नाम मोहरा सिंगलटन है। फ्रैंकलिन उसका मेडन सरनेम था, यानी मोहरा एक्चुअल में हेनरी सिंगलटन की बेटी है। वही हेनरी सिंगलटन जिसने ये शिप्स खरीदे थे। मोहरा को पूरा यकीन है कि उसके पापा ने ये शिप्स ह्यूमन के दिमाग और बिहेवियर पर रिसर्च करने के लिए खरीदे होंगे, यानी शिप पर मौजूद सारे पैसेंजर हेनरी सिंगलटन के टेस्ट सब्जेक्ट्स थे। मोहरा के भाई को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके पापा हमेशा होशियार मोहरा को ही ज्यादा भाव दिया करते थे, इसलिए मोहरा को छेड़ने उसे हेनरी के नाम से पुकारता था। 4 महीने पहले मोहरा का भाई उसे उनके पापा से रिलेटेड कोई सीक्रेट बताने वाला था, लेकिन उस दिन के बाद से प्रोमीथियस शिप के साथ साथ मोहरा का भाई भी कहीं गायब हो गया। इसीलिए मोहरा को लगता है कि शायद उसका भाई प्रोमीथियस पर था। तभी आइक के कमरे में मोहरा की नजर इस ग्रीन बीटल पर पड़ी। मोहरा फौरन इस बीटल की मदद से टनल को खोलकर आइक के मेमोरीज में चली गई। यस, सही समझे, बेड के नीचे बने ये टनल पैसेंजर्स की मेमोरीज हैं, स्पेशली उनके डार्क मेमोरीज। मोहरा ने कंफ्यूज आइक को समझाया कि ऐसा ही एक मेमोरी पैलेस मोहरा के बेड के नीचे भी बना है। विलियम ने परेशान होकर सेबास्टियन को सिंक शिप वाला मैसेज दिखाया। शायद अब कंपनी ने खुद अपनी ही शिप डुबाने को कह रही थी। विलियम को लगता है कि आइक बिल्कुल ठीक बोल रहा था, इन्हें यूरोप वापस लौट जाना चाहिए था। यह सुनते ही सेबास्टियन ने उसके मैकेनिकल डिवाइस की मदद से विलियम को शट डाउन कर दिया। ऊपर आते ही मोहरा ने आइक को बताया कि शायद ये किसी फेक रियलिटी में जी रहे हैं, एक तरह का सपना जिसे मोहरा इससे पहले बहुत बार जी चुकी है। मोहरा को टूटा फूटा याद है कि वो उस मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, बट बाद में उसके पापा ने इसकी याददाश्त करप्ट कर दी और अब मोहरा खुद को उसी हॉस्पिटल की पेशेंट समझ रही थी। प्रोमीथियस के पैसेंजर लिस्ट में मोहरा का नाम कैसे आया, इसका उसे भी कोई आइडिया नहीं। यह सुनते आइक ने मोहरा को बताया कि प्रोमीथियस के सारे डॉक्यूमेंट्स पर आइक के सिग्नेचर थे, यानी उस शिप का कैप्टन भी आइक ही था। यहाँ जो भी हो रहा है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। डैनियल ने किसी तरह समय रहते उस मशीन को हैक करके टिक टैक की आवाज रोक दी। ये देखकर सारे पैसेंजर की जान में जान आई। आइवन भी हिप्नोटिज्म स्टेट से बाहर आ गई। शिप पर अब बस गिने चुने पैसेंजर जिंदा बच गए थे, मोस्टली शो के मेन कैरेक्टर्स। तभी डैनियल ने सबको बुरी खबर दी कि इनकी कंपनी का नया सिंक शिप वाला मैसेज प्रोमीथियस के लिए नहीं, बल्कि इनकी अपनी शिप केरबेरोस के लिए है, यानी कंपनी इन्हें अपनी ही नैया डुबाने को बोल रही थी। दूसरी तरफ एक गार्ड ने हेनरी सिंगलटन को बताया कि केरबेरोस शिप पर भारी गड़बड़ चली हुई है। शिप से मैंने मैसेज को पढ़ते ही हेनरी समझ गया कि इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, इन्हें जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढना होगा। फिर हमने देखा कि हेनरी के उस हवेली वाले ऑफिस के बाहर ही एक बड़ा सा पिरामिड बना हुआ है। एपिसोड 6 की शुरुआत टो के बुरे सपने से हुई, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अपने भाई को खोने के बाद अब टो भी उस बच्चे की जान के पीछे पड़ गई। इसे लगता है कि शायद आइवन ठीक कह रही थी, उस बच्चे में कोई शैतानी शक्ति है। लेकिन जल्दी इनका ध्यान दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की ओर चला गया। अचानक से इंजन के बंद हो जाने से इनकी शिप समुद्र के बीच रुक गई। आइक ने फौरन शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और सबको उनके नए ड्यूटीज समझा दिए। आइक और मोहरा उस बच्चे को ढूंढने जाएंगे। ओलेग के साथ आधे लोग इंजन को फिर से रिस्टार्ट करने जाएंगे और बचे हुए आधे शिप में सर्वाइवर्स को ढूंढेंगे। इसी दौरान टो के पेरेंट्स सेबेस्टियन और रमीरो के साथ टेलीग्राफ से इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश करेंगे। बाहर शिप की दीवारों पर यह अजीब सा ब्लैक मटेरियल उगने लगा था। डैनियल ने सबको वार्निंग दी कि इसे गलती से भी हाथ मत लगाना। सर्वाइवर्स को ढूंढते वक्त टो को शिप में हेलुसिनेशंस आने लगे। मोहरा टाइल टनल के जरिए आइक को अपने मेमोरीज में लेकर चली गई। मोहरा ने इसे बताया कि यह मेंटल हॉस्पिटल मोहरा के पापा ने बनाया था। वो और उसका भाई यहीं पर पले बड़े थे। अल्जाइमर जैसी किसी बीमारी की वजह से इनकी मां सब कुछ भूलने लगी थी, यहां तक कि वो अपने हस्बैंड और बच्चों को तक भूल गई। बस उसके बाद से हेनरी ने अपनी सारी जिंदगी उसका इलाज करने में लगा दी। हेनरी ने यह मेंटल हॉस्पिटल भी मोहरा की मां का इलाज करने के लिए ही बनाया था। तभी आइक ने देखा कि मेंटल हॉस्पिटल के अंदर की दीवारें शिप के मटेरियल से बनी थी। इसका मतलब यह फेक रियलिटी या पॉकेट डायमेंशन वाकई में शिप के अंदर मौजूद है। सर्वाइवर्स को ढूंढते वक्त वर्जीनिया ने उस ब्लैक मटेरियल को टच करके देखा। हाथ लगाते हुए मटेरियल धीरे धीरे वर्जीनिया की बॉडी पर फैलने लगा। कॉरिडोर में घूमते वक्त टो अचानक से उसकी पास्ट मेमोरीज में चली गई। तो कहानी यह है कि क्रिस्टर का उसके मालिक के बेटे के साथ अफेयर चला था। क्रिस्टर की यह हरकत देखकर मालिक उसे गोली मारने वाला था। गोली क्रिस्टर के चेहरे को छू कर निकली और इस तरह से उसे यह जख्म मिला।
फिर मालिक ने गुस्सा होकर टो को बेहोश कर दिया और सारी फैमिली के सामने उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। होश आते ही टो ने उस रेपिस्ट आदमी को मार दिया, यानी टो के पेट में इस बंदे का बच्चा है। इंजन रूम पहुंचते ही सारे काम पर लग गए। लूसियन ने जेरोम से माफी मांगते हुए कहा कि वो जल्द ही मरने वाला है। अपने इसी जानलेवा बीमारी का इलाज करने लूसियन अमेरिका जा रहा था, जहां का एक डॉक्टर लूसियन के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट्स करने वाला था। फिर जेरोम ने इसे बताया कि सब कुछ पाने के बावजूद भी कर्मा ने आखिरकार लूसियन से बदला ले ही लिया। फाइनली इनकी मेहनत रंग ले आई और ये इंजन को फिर से स्टार्ट करने में कामयाब हो गए। सेबास्टियन उसके साथियों को चकमा देकर डाइनिंग रूम के कैबिनेट से कहीं टेलीपोर्ट हो गया। ब्रिज पहुंचते रेमिरो की टीम ने डिसाइड किया कि वो कैप्टन के बिना ही शिप को चलाना शुरू करेंगे। तभी एंकर ने देखा कि शिप के सारे मैनुअल्स पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, मे योर कॉफी किक इन बिफोर द रियलिटी डज। अक्सर ऐसे कोकी कोड्स तो कॉफी मग्स पर लिखे होते हैं। सेबास्टियन शिप से टेलीपोर्ट होकर हेनरी से मिलने चला गया। हेनरी ने इसे वार्निंग दी कि ट्रांसफर के पूरा होने से पहले इन्हें किसी भी हालत में बच्चे और ब्लैक पिरामिड को ढूंढना होगा। फिर हमने देखा कि हेनरी के ऑफिस के बाहर भी बिल्कुल उस शिप जैसे ही ब्लैक आर्टिफैक्ट्स उगे हुए थे। शायद इनका कनेक्शन इस बड़े वाले पिरामिड के साथ होगा। वो ब्लैक मटेरियल धीरे धीरे मौरा के मेमोरीज में भी पहुंच गया। तभी वहां पर डैनियल आ गया। डैनियल को वहां देखकर दोनों समझ गए कि इस सब में डैनियल भी किसी तरह से मिला हुआ होगा। डैनियल ने अपने मैकेनिकल डिवाइस की मदद से आइक को किसी दूसरे लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया। डैनियल बार बार मौरा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करो। फिर डैनियल ने मौरा को बताया कि वो उसका हस्बैंड है। इनकी शादी 12 साल पहले हो गई थी, लेकिन मेमोरीज करप्ट होने की वजह से मौरा सब कुछ भूल गई। मौरा को अब भी डैनियल की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मौरा ने डैनियल की बातें इग्नोर करके उसे रूम नंबर 1011 में कैद कर दिया। मौरा ने वो मैकेनिकल डिवाइस भी छीन लिया था। वो उसे वहीं मेंटल हॉस्पिटल में बंद करके गुस्से से बाहर चली गई। हेनरी अपने ऑफिस में बैठा ये सब कुछ लाइव टीवी पर देख रहा था। तभी मौरा का ध्यान गया कि हॉस्पिटल के बाहर की दुनिया भी फेक डिस्प्ले से घिरी हुई थी। डिस्प्ले पैनल उखाड़ कर देखने पर पीछे मौरा को वही शिप की मेटल दीवार मिली। मौरा ये सब देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। पूरी शिप की तलाशी करने के बावजूद भी टो की गैंग को एक भी सर्वाइवर नहीं मिला, इंडिकेटिंग कि अब बस शिप पर इतने ही लोग जिंदा बच गए। सभी सबका ध्यान गया कि जल्दी इनकी शिप एक भयानक समुद्री तूफान का शिकार बनने वाली थी। एपिसोड 7 में हमने डैनियल के मेमोरीज को देखा। डैनियल ने सपने में देखा कि वो और मौरा बेडरूम के फर्श पर गद्दी डालकर क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। मौरा के बाहर जाने से पहले ये दोनों रियलिटी और सिमुलेशन के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। मौरा के बाहर जाने के कुछ देर बाद ही यहाँ पर साइरन्स बजने लगे। यहाँ किसी सिस्टम शटडाउन की इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो रही थी। डैनियल ने बाहर जाकर देखा कि मौरा अचानक से कहीं गायब हो गई। शायद इनका घर उस हॉस्पिटल के आसपास ही कहीं था। होश आते डैनियल ने देखा कि वह अब भी मौरा के मेमोरीज वाले रूम नंबर 1011 में अटका हुआ था। मौरा के वहां से जाने के बाद डैनियल बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। फिर डैनियल दीवारों में बने पैनल्स को खोलकर शिप के वायरिंग सिस्टम में घुस गया। इस माया जाल को पार करते वक्त डैनियल सारे पैसेंजर्स की मेमोरीज से होकर गुजरा, यानी बेड के नीचे बने ये पॉकेट डायमेंशन, ड्रीम सिमुलेशन या मेटावर्स रूम्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड थे, सारे पैसेंजर्स के या फिर एटलीस्ट सारे मेन कैरेक्टर्स के। बाय द वे, अब तक हमने ओलेग और रेमिरो के मेमोरीज नहीं देखे हैं। तूफान को देखकर सारे पैसेंजर्स की खटिया खड़ी हो गई। रेमिरो और क्लेमेंस चेतावनी देने इंजन रूम चले गए। बाकी कैप्टन आइक को ढूंढते हुए सबको आगाह करने लगे। उस ब्लैंक ऑब्जेक्ट को छूने के बाद से ही वर्जीनिया की हालत लगातार बिगड़ते जा रही थी, तो उसने वहीं ब्रिज पर रुककर मौरा के आने का इंतजार करने का फैसला किया। कुछ देर बाद ही आइक को ढूंढते हुए यहाँ मौरा भी पहुंच गई। अनफॉर्चुनेटली मौरा ने आज तक ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं देखा था, यानी वह चाहकर भी वर्जीनिया की मदद नहीं कर सकती। सेबेस्टियन टेलीपोर्ट होकर वापस शिप पर चला आया। फिर इसने अलमारी में छुपे इस टैबलेट की मदद से उस बच्चे की लोकेशन पता लगा ली, जो कि मौरा के मेमोरीज में बनी कबर के अंदर छुपा था। आइवन का मानना था कि ये तूफान ऊपर वाले ने भेजा है, इन्हें सब कुछ छोड़ छाड़कर इस तूफान में डूब जाना चाहिए, क्योंकि अपेरेंटली यही ऊपर वाले की मर्जी थी। फ्रांस और टो बल्क हेड्स बंद करने चले गए ताकि लहरों से टकराने के बाद पानी शिप के अंदर न घुस पाए। आइक की गैर मौजूदगी में ओलेग लिंगी के साथ शिप को कंट्रोल करने चला गया। फ्रांस ने बाकी सबको बताया कि इंजन को चालू रखने वो बॉयलर में कोयला डालते रहे। मौरा रूम नंबर 1013 में चली गई, जहां पर डैनियल रह रहा था। यहीं पर इसे अपने खुद की फोटोग्राफ भी मिली।
फिर बेड के नीचे बनी टाइल टनल के जरिए ये डैनियल के मेमोरीज में चली गई। रूम में पहुंचते ही मोरा को अपने पास से रिलेटेड हल्के फुल्के फ्लैशबैक्स आने लगे। टेबल पर रखे इन फोटोज को देखकर मोरा समझ गई कि डैनियल शायद सच बोल रहा था। मोरा उसकी बीवी है और यह बच्चा एक्चुअल में मोरा और डैनियल का ही बेटा है। दूसरी तरफ डैनियल टनल से होते होते वापस मोरा के मेमोरीज में चला गया। इस कबर के नीचे बने रूम में इनका बेटा छुपा हुआ था। डैनियल ने बच्चे को बताया कि जल्द ही सब कुछ बंद होने वाला है और सिस्टम के शटडाउन होते ही लूप फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। इसके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मोरा की याददाश्त वापस नहीं आई। डैनियल को अब किसी भी हालत में शटडाउन से पहले मोरा को इस फेक रियलिटी से बाहर निकालना होगा ताकि वो इस लूप को फिर से रिपीट होने से रोक पाए। तब तक इस बच्चे को यहीं चुप कर रहना होगा ताकि हेनरी इसे ढूंढ ना पाए। वापस जाने से पहले इस बच्चे ने डैनियल को ये वेडिंग रिंग थमा दी। डैनियल मोरा को ढूंढते हुए अपनी मेमोरी में चला गया जहां मोरा फुल कंफ्यूजन में इन फोटोज को देख रही थी। डैनियल ने मोरा को बताया कि वो सच बोल रहा है और इनके बेटे का नाम एलियट है। मोरा को अब भी इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगर वाकई में एलियट इनका बेटा है तो फोटोज देखने के बाद भी इसे कुछ अंदर से फील क्यों नहीं हो रहा? क्या मोरा के मेमोरीज इतने खराब हो गए? मोरा को फील करवाने डैनियल ने इसे किस तक कर दिया, बट अब भी इसे सब कुछ टूटा फूटा याद आ रहा था। डैनियल ने मोरा को समझाया कि वो सारे एक सिमुलेशन में अटके हुए हैं। सिमुलेशन से बाहर निकलने मोरा को जागने की जरूरत है। वेक अप। अगर सिस्टम शटडाउन होने से पहले मोरा नहीं जागी तो ये सिमुलेशन लूप फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। तभी अचानक रूम में सायरन्स बजने लगे। ऊपर आते डैनियल ने मोरा को बताया कि इस फोर्स शटडाउन को रोकने का एक सीक्रेट कोड है जिसके बारे में सिर्फ मोरा ही जानती थी। याददाश्त खोने से पहले मोरा ने वो कोड किसी ऑब्जेक्ट वगैरह में छुपाया होगा। यह सुनते ही मोरा का ध्यान सीधा उसके नेकलेस की ओर गया। मोरा के उस नेकलेस में एक चाबी छुपी हुई थी। अगर ये दोनों समय रहते शटडाउन को नहीं रोक पाए तो बाकी सिमुलेशंस की तरह ये रियलिटी भी आर्काइव्ड सिमुलेशन में शिफ्ट हो जाएगी। आर्काइव्ड एरिया यानी ये शिप्स का कबाड़ खाना। डैनियल ने आइक को टेलीपोर्ट करके भी इसी शिप के कब्रिस्तान में भेजा था। यहां रखी हर एक शिप एक अलग फेल्ड सिमुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। डैनियल इससे पहले ऐसे डजन भर सिमुलेशन जीत चुका है। हर सिमुलेशन शटडाउन होने से पहले ऑलमोस्ट 8 दिनों तक चलता है। एपिसोड 7 खत्म होते होते शो के मेन कैरेक्टर्स भी मरने लगे। लिंगी अपने मां के इल्यूजनेशंस का पीछा करते हुए बाहर तूफान में चली गई। लिंगी को बचाने के चक्कर में बेचारे ओलेग ने अपनी जान गंवा दी। एंजल मलबे के नीचे दबकर मर गया लूशियन सीजर के अटैक से। तो एंकर और आइबन ऊपर वाले को खुश करने के चक्कर में ऊपर वाले को तो सिर्फ आइबन खुश करना चाहती थी, लेकिन रियलिटी पता होने के बावजूद भी एंकर ने आखिरी दम तक उसका साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे ये पानी शिप के बाकी एरिया में भी घुसने लगा। टो को बचाने के चक्कर में फ्रांस ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। सेबेस्टियन ने मोरा के मेमोरीज में जाकर एलियट को किडनैप कर लिया और उसे लेकर सीधा हेनरी के पास चला गया। हेनरी अपने ऑफिस में बैठा केरबेरोस पर सबको मरते देख रहा था। हेनरी ये देखकर काफी डिसअपॉइंटेड था कि साला ये ह्यूमंस हर सिमुलेशन में बस अपने इमोशंस के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। अगर वो इमोशंस की बजाय लॉजिक को चुनते तो एटलीस्ट खुद की जान तो बचा लेते। हेनरी का मानना है कि इमोशंस इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर हेनरी ने अनाउंसमेंट करके मोरा और डैनियल को बताया कि एलियट उनके पास है। अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो चाबी लेकर सीधा हेनरी से मिलने चले आना। यही हमें पता चला कि माउरा ने वो सीक्रेट कोड इस ब्लैक पिरामिड के अंदर छुपा के रखे थे, लेकिन इस कोड को एक्सेस करने के लिए इन्हें उस नेकलेस वाली चाबी की जरूरत पड़ेगी। शटडाउन का काउंटडाउन खत्म होते ही केरबेरोस भी एक बड़े से भंवर से होते हुए आर्काइव्ड एरिया में पहुंच गई। काफी कमाल का सीन था ये। आर्काइव्ड पहुंचते ही सबने देखा कि प्रोमीथियस और आइक ऑलरेडी इनसे पहले इधर पहुंच चुके थे। अगेन किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 के ओपनिंग सीन में हमने एलियट के मेमोरीज को देखा। घर के बाहर टहलते वक्त एलियट को ये ग्रीन बीटल मिला था। एलियट ने मोरा को बताया कि उसने इस बीटल का नाम एल्फ्रेड रखा है। एलियट चाहता है कि ये बीटल हमेशा उसका पेट बनकर रहे, लेकिन फिर मोरा ने इसे समझाया कि किसी को भी बिना उनकी मर्जी के अपना गुलाम बनाकर रखना सही नहीं है। एक दिन एलियट भी बड़ा होकर अपने पेरेंट्स के घर से अलग हो जाएगा, बट इट्स ओके, क्योंकि ये स्टेज भी लाइफ का ही एक पार्ट है। ये सुनते एलियट ने उस ग्रीन बीटल को आजाद कर दिया और उसने मोरा से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा। एलियट को गले लगाते ही मोरा अचानक वहां से गायब हो गई।
डैनियल के सपने की तरह ही एलियट के सपने में भी बस मोहरा का ड्रेस ही बच गया था। वेकअप की आवाज सुनकर सपने से जागते एलियट ने देखा कि वो हेनरी के ऑफिस में लेटा हुआ था। फिर हेनरी ने इसे बताया कि मोहरा और डैनियल दोनों ने एलियट से झूठ कहा था। मोहरा अगर चाहे तो वो सबको बड़े आसानी से इस सिमुलेशन से बाहर निकाल सकती है, पर उसने जानबूझकर सबको इस फेक रियलिटी में अटका के रखा था। इतना बोलकर हेनरी एलियट को असली सच दिखाने मेंटल हॉस्पिटल ले गया। दूसरी तरफ आइक प्रोमीथियस से तैरते हुए केरबोरोस में चला आया। मोहरा ने इसे बताया कि डैनियल उसका हस्बैंड और एलियट उसका बेटा है, लेकिन मेमोरी करप्ट होने की वजह से वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से भूल चुकी थी। बचे हुए पैसेंजर के इकट्ठा होते ही मोहरा ने सबको बताया कि वो इस शिप के ओनर यानी हेनरी सिंगलटन की बेटी है। यहाँ बचे हुए सारे पैसेंजर्स को भी मोहरा की तरह ही किसी ने लेटर भेजकर बुलवाया था। मोहरा ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि वो एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, यानी ये सब रियल नहीं है। किसी को भी याद नहीं कि वो इस शिप पर कब और कैसे चढ़े थे। सबको बस अपनी पुरानी डार्क मेमोरीज याद थे। इतना समझाने के बावजूद भी वर्जीनिया इसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। समझ सकते हैं 1899 के लोगों को ऐसे वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशन जैसे कंसेप्ट कहाँ ही समझ आएंगे। मोहरा की बात अलग थी, वो खुद एक ब्रेन साइंटिस्ट है। मोहरा ने आइक को बताया कि डैनियल उनका दुश्मन नहीं है, वो भी चाहता है कि सारे जल्द से जल्द इस सिमुलेशन के बाहर निकल पाएं। डैनियल शिप के अंदर वो स्टीम प्रेशर मशीन के जरिए मेन सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा था। वो ब्लैक मटेरियल अब तेजी से शिप के अंदर बढ़ रहा था। शिप में बैठने से पहले मोहरा को आखिरी बात ये याद थी कि एक दिन अचानक उसे घर के बाहर पड़ा ये एनवलप मिला। मोहरा के भाई किरण ने लेटर के साथ साथ उसे ये चाबी भी भेजी थी। मोहरा को पूरा यकीन है कि इस चाबी की मदद से सारे सिमुलेशन के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मोहरा की एडवांस बातें आइक के सिवा और किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे वर्जीनिया के साथ लाइफ बोट ढूंढने चले गए ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल पाए। अरे लाइफ बोट लेकर जाओगे किधर? यहाँ कुछ भी रियल नहीं है। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। हार का एरिया में आने के बाद से ही मोहरा के बेड के नीचे बनी टनल गायब हो गई, बट डैनियल की टनल अब भी ओपन थी। फिर मोहरा आइक को लेकर डैनियल के मेमोरी में चली गई। मोहरा ने आइक को बताया कि पता नहीं क्यों बट फोटोज देखने के बावजूद भी उसे डैनियल और एलियट के साथ कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। आइक को लगता है कि शायद डैनियल और एलियट मोहरा के दिमाग में जबरदस्ती घुसाए फेक मेमोरीज होंगे। क्या पता शायद डैनियल सीक्रेटली हेनरी के साथ मिलकर काम कर रहा हो। तभी मोहरा को एलियट की बताई क्रिएटर वाली बात याद आई। मोहरा के हिसाब से एलियट शायद हेनरी की बात कर रहा था। सारे सवालों के जवाब जानने इन्हें हेनरी से मिलना होगा। जल्दी मोहरा ने भी भाप लिया कि शिप में रह रहे सारे पैसेंजर के मेमोरीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये भी डैनियल की तरह ही दीवारों में बने टनल्स के जरिए दूसरों के मेमोरीज में चले गए। डैनियल किसी तरह मेन सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो गया। सिस्टम हैक होते ही सारे शिप में वार्निंग के रेड लाइट जलने लगे और अंदर की रियलिटी जबरदस्त ग्लिच मारने लगी। ये देखकर जेरोम और क्लेमेंस समझ गए कि मोहरा ठीक कह रही थी। फिर ये दोनों बाकी को छोड़कर मोहरा को ढूंढने चले गए। हेनरी ने एलियट को रूम नंबर 1011 में ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। इंजेक्शन लगाने से पहले हेनरी ने इसे बताया कि ये सिमुलेशन मोहरा की नहीं बल्कि एलियट की प्रिजन है। फिर एलियट को सब याद दिलाने हेनरी ने उसे व्हाइट लिक्विड वाला इंजेक्शन लगाया। एलियट ने अपने मेमोरीज में देखा कि डैनियल और मोहरा एलियट के फ्यूचर को लेकर बहस कर रहे थे। एलियट किसी बीमारी की वजह से मरने वाला था, लेकिन मोहरा अपने बच्चे को हमेशा उसके साथ रखना चाहती थी। डैनियल के मना करने के बावजूद भी मोहरा ने एलियट को यह ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन लगा दिया ताकि एलियट इनकी बातें भूल जाए, यानी ब्लैक लिक्विड मेमोरीज भुलाने के लिए और व्हाइट लिक्विड मेमोरीज को फिर से याद दिलाने। होश आते ही हेनरी ने एलियट को बताया कि यह सिमुलेशन एक्चुअल में मोहरा ने ही बनाया था ताकि वह हमेशा एलियट के साथ रह सके, मे भी उसे सिमुलेशन में कैद करके, जैसा कि हमने इंसेप्शन मूवीज में देखा था। सपनों की दुनिया में या इस सिचुएशन में सिमुलेशन की दुनिया में टाइम रिलेटिव नहीं बल्कि एकदम स्लो चलता है। हेनरी ने इसे बताया कि मोहरा को बचपन से ही प्लेटोस केव वाले थॉट एक्सपेरिमेंट में काफी इंटरेस्ट था। प्लेटो की एलेगोरी ये कहती है कि अगर कुछ लोगों को जिंदगी भर के लिए एक केव में बंद करके बस परछाई दिखाई जाए तो वो लोग दीवार पर दिख रही परछाई को ही रियलिटी समझने लग जाएंगे। उन्हें बाहर की असली दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। मोहरा को लगता है कि शायद ह्यूमंस भी प्लेटोस केव की तरह ही गॉड की बनाई केव में रह रहे थे। असली रियलिटी तो क्रिएटर या गॉड जी रहा है, बाकी ह्यूमंस तो बस क्रिएटर की बनाई परछाई या दुनिया को रियल समझ रहे थे।
इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम इन्फिनिटी को नहीं सोच सकते। स्पेस इन्फिनिट या अनलिमिटेड है, इस लॉजिक को प्रोसेस करने ही दिमाग घूम जाता है। यानी हमारे नॉलेज को एक लिमिट है। इसी लिमिटेशन को यूज करके अगर चाहे तो कोई भी फेक रियलिटी या सिमुलेशन बनाकर क्रिएटर बन सकता है, जैसा कि केरबेरोस के पैसेंजर्स के साथ हुआ था। वो सारे तो अपने शिप वाली रियलिटी को ही सच मान रहे थे। मेन सिस्टम के हैक होते ही शिप में मेमोरी पोर्टल ओपन होने लगे, जिसके जरिए वायरस से भाग रहे चारों पैसेंजर्स एक दूसरे के मेमोरीज में घुसने लगे। सेबेस्टियन ने हेनरी को बताया कि डैनियल ने सिस्टम के मेन फ्रेम को हैक कर लिया है। हेनरी चाबी लेकर लूप को रीसेट करने वाला था, लेकिन अगर समय रहते इनके हाथ चाबी नहीं लगी तो शायद ये हमेशा हमेशा के लिए सिमुलेशन में अटक जाएंगे। यानी हेनरी खुद भी बाकियों की तरह इस फेक रियलिटी में अटका हुआ था। हेनरी ने फौरन सेबेस्टियन को ऑर्डर दिया कि वो समय रहते चाबी ढूंढकर इसके पास ले आए। एक दूसरे के मेमोरीज में साइक ट्रिप लेने के बाद सारे किसी तरह से वापस शिप के कॉरिडोर में चले आए। हेनरी ने एलियट को बताया डैनियल को उसकी कुछ नहीं पड़ी, वो मोरा को बचाने के लिए खुद अपने बच्चे की भी कुर्बानी दे सकता है। डैनियल के हैकिंग स्टंट के बाद पूरी शिप की रियलिटी ब्रेक होने लगी। ओलेग उसकी मेमोरी से जिंदा होकर शिप के दीवारों में घुस गया। रमीरो को एंजल के गाने की आवाज आने लगी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। मोरा और आइक मेमोरीज के थ्रू घूमते हुए आखिरकार मोरा के मेमोरीज में घुस गए, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में हेनरी के ऑफिस का कोई अता पता नहीं था। तभी वहां पर सेबेस्टियन आ गया। सेबेस्टियन ने इन्हें बताया कि डैनियल ने सारा सिस्टम ब्रेक कर दिया है। अगर ये जल्दी से चाबी लेकर हेनरी के पास नहीं गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही मोरा ने इसे चाबी दे दी। चाबी मिलते ही सेबेस्टियन ने डिवाइस की मदद से आइक को शट डाउन कर दिया और मोरा को लेकर हेनरी के पास चला गया। सच्चाई का पता चलते ही एलियट भी मोरा को छोड़कर हेनरी के साइड हो गया। फिर हेनरी इसे टेलीपोर्ट करके रूम नंबर 1011 में ले गया। हेनरी ने मोरा को उस चेयर पर बिठाकर समझाया कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मोरा का ही किया धरा है। मोरा ही सारे पैसेंजर्स को सिमुलेशन के अंदर अटका कर अपने मतलब के लिए यूज कर रही थी। हेनरी नहीं बल्कि मोरा खुद सिमुलेटर की क्रिएटर है। एलियट साइड में खड़ा डिसअपॉइंट होकर ये सब सुन रहा था। फिर हेनरी ने एलियट की मदद से मोरा को ब्लैक लिक्विड वाला इंजेक्शन लगा दिया ताकि वो सब कुछ भूलकर वापस केरबेरोस पहुंच जाए। फिर हेनरी ने ऑफिस जाकर की को उस ट्रायंगल के अंदर लगा दिया, लेकिन चाबी घुमाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। यह देखकर हेनरी समझ गया कि डैनियल ने मेन फ्रेम को हैक करने के बाद सिस्टम ओवरराइड वाला कोड चेंज कर दिया। बाकी सारे पैसेंजर्स इंजन रूम में खड़े सिमुलेशन को टूटता देख रहे थे। हैकिंग के डिटेक्ट होते ही सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया। बस सब कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। होश आते ही मोरा ने देखा कि वो पेशेंट के कपड़े पहने एलियट की कब्र के बाहर पड़ी थी। कब्र के अंदर जाते ही उसकी मुलाकात डैनियल से हुई। डैनियल ने मोरा को बताया कि उसने मेन फ्रेम को हैक करके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स चेंज कर दिए। हेनरी का ब्लैक लिक्विड इंजेक्शन जो इसे सब कुछ भुलाकर केरबेरोस वापस भेजने वाला था, वो एक्चुअल में मोरा को उनके फर्स्ट सिमुलेशन में ले आया। यानी मोरा फिलहाल उसकी और डैनियल की बनाई सबसे पहली सिमुलेशन में थी। एज एक्सपेक्टेड मोरा को अब भी कुछ नहीं याद आ रहा था। यानी हेनरी बिल्कुल सच बोल रहा था। मोरा ही सिमुलेशन की असली क्रिएटर है। मोरा ने यह सिमुलेशन डैनियल के साथ मिलकर बनाया था। डैनियल के हैकिंग स्किल्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि उसके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तगड़े स्किल्स हैं। डैनियल ने सिस्टम को हैक करके लूप को रीस्टार्ट होने से तो रोक लिया, लेकिन मोरा जब सिमुलेशन में अटकी थी तब बाहर की रियल दुनिया में उसके भाई किरण ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। किरण अब सारे प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा था। इससे पहले कि किरण डैनियल के हैक को डिटेक्ट कर पाए, मोरा को फौरन जागने की जरूरत थी। ब्लैक इंजेक्शन के साथ साथ डैनियल ने सिस्टम ओवरराइड वाले ऑब्जेक्ट्स भी चेंज कर दिए। डैनियल ने कोड में चेंजेस करके ब्लैक पिरामिड और की को एलियट के टॉय पिरामिड और वेडिंग रिंग के साथ रिप्लेस कर दिया। कंपनी का लोगो इस पिरामिड के आधे खुलने को शुरू से ही फोरशैडो कर रहा था। समझ लो मोरा की कॉन्शियसनेस के लिए एक तरह का हिंट। टॉय पिरामिड में रिंग को डालते ही मोरा इस सिमुलेशन से बाहर निकल गई। होश आते ही मोरा ने देखा कि वो प्रोमीथियस नामी एक स्पेस शिप में ट्रेवल कर रही थी। मोरा तो अपने पॉड से बाहर आ गई, लेकिन शिप के बाकी पैसेंजर्स किसी तरह के हाइबरनेशन चेंबर्स के जरिए मेन सिस्टम के साथ अब भी कनेक्टेड थे। यानी इनकी कॉन्शियसनेस सिमुलेशन के अंदर ही है। तभी मोरा ने देखा कि पास रखे कंसोल पर मे योर कॉफी किक इन बिफोर रियलिटी डस का नोट चिपका था। नोट हटाते ही कंसोल के मॉनिटर पर प्रोजेक्ट प्रोमीथियस लिखा आया। 1423 पैसेंजर्स और 550 क्रूमैन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे।
सरप्राइजिंगली ये वाला प्रोजेक्ट प्रोमीथियस 1899 में नहीं बल्कि 200 साल फ्यूचर में यानी 19 अक्टूबर 2099 में चल रहा था। मौरा ये देखकर हैरान रह गई। तभी किरण ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर मौरा का रियलिटी में स्वागत किया और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। ओके, आई नो कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बट सारे डाउट्स को थियरीज बनाकर एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रोमीथियस और केरबोरस ये दोनों ही नाम ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड हैं, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। बस इतना समझ लो कि प्रोमीथियस एक ही दर्द या सजा को बार बार जीने या भुगतने के साथ कनेक्टेड है और केरबोरस का मतलब कैद या प्रिजन के साथ है। शो का मेन प्लॉट पॉइंट यही था कि शिप के सारे पैसेंजर्स उनके डार्क मेमोरीज के लूप में अटके हुए थे और क्रिएटर ने उन्हें जबरदस्ती उस प्रिजन में रोक के रखा था। क्रिएटर या मौरा ने ऐसा किया क्योंकि उसे अपने बेटे के साथ सिमुलेशन में टाइम बिताना था। एलियट शायद किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था या फिर हो सकता है कि उस बीमारी ने बच्चे की जान तक ले ली, लेकिन मौरा ने उसके कॉन्शियसनेस की डिजिटल कॉपी बनाकर अपने बच्चे को सिमुलेशन में जिंदा रखा। इसीलिए सिमुलेशन में एलियट इस कबर के अंदर रहता है। मौरा का पहला सिमुलेशन शायद बस अपने फैमिली के लिए ही होगा ताकि डैनियल और मौरा हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चे के साथ रह सकें। लेकिन धीरे धीरे मौरा का यह प्रोजेक्ट फेमस हो गया और अपने डार्क पास से भागने वाले कुछ लोग यानी शिप के पैसेंजर्स खुद अपनी मर्जी से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने ताकि वो भी अपनी डार्क रियलिटी से दूर अलग जिंदगी जी सके। लेकिन अगर ऐसा है तो मौरा ने 1899 का साल और ये शिप का सिमुलेशन क्यों चुना? मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट प्रोमीथियस या प्रोजेक्ट केरबोरस मौरा की प्लानिंग थी। मौरा तो बस अपने फैमिली के साथ रहना चाहती होगी, लेकिन उसके सिमुलेशन में जाते ही किरण ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मौरा की टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया। शायद ये लोग अर्थ की जैसे कोई दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट की तलाश में लंबे सफर पर निकले हुए थे और इसीलिए किरण ने मौरा के साथ साथ अपने पापा हेनरी को भी सिमुलेशन में अटका दिया ताकि उसे कोई रोक ना पाए। ये हो गई पहली और सबसे सिंपल थ्योरी, लेकिन डार्क के क्रिएटर्स कुछ सिंपल कहाँ रखते हैं। दूसरी और मेरी सबसे फेवरेट माइंड बेंडिंग थ्योरी ये है कि किरण रियल ह्यूमन नहीं बल्कि एक एआई है जिसे मौरा और डैनियल ने सिमुलेशन को चलाने के लिए बनाया था, बट बाद में उस एआई ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मौरा का स्वागत करते वक्त किरण उसे रियल टाइम में एक एक अल्फाबेट टाइप करके बता रहा था। जनरली ऐसा शॉट किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर प्रोग्राम को दिखाने के लिए यूज करते हैं। आयरिश भाषा में किरण का मतलब है डार्क वन या लिटिल डार्क वन, जो कि आधी दुनिया अब तक गूगल कर चुकी होगी। शिप पर उस काले ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे फैलना शायद किरण या इसी डार्क एआई के सिस्टम पर कब्जा करने को दर्शा रहा था। किरण के सर्वर्स या हार्डवेयर लोकेशन शायद इस बड़े से पिरामिड के अंदर होंगे। ये बड़ा पिरामिड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शो के एकदम ओपनिंग सीन में दिखा था और मेन फ्रेम को ओवरराइड करने में पिरामिड के अंदर की लगानी पड़ती है। पिरामिड के अंदर यानी मेन फ्रेम के अंदर। ओरिजिनल क्रिएटर तो मौरा ही थे, लेकिन करंट क्रिएटर किरण है। मौरा खुद द प्लेटोस केव के अंदर है। वो ग्रीन बीटल वाला लॉजिक भी मुझे काफी अच्छा लगा। एलियट की स्टोरी ग्रीन बीटल को कैद से आजाद होने के साथ कनेक्ट करती है, लेकिन एक्चुअल सिमुलेशन में ये ग्रीन बीटल या ग्रीन बग किसी सॉफ्टवेयर बग की तरह है। ऐसा सॉफ्टवेयर बग जिसकी मदद से आप सिमुलेशन के दरवाजे और बैक डोर्स खोल सकते हो। बीच में तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद हेनरी और एलियट एक ही कैरेक्टर होंगे, बट बाद में लगा कि ना, ये तो आकाश चोपड़ा लेवल की प्रेडिक्शन हो गई। टू मच रीच। अब शिप पर मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से कितने ह्यूमंस रियल हैं और कितने एआई द्वारा बनाए फेक साइड कैरेक्टर्स, ये तो अगले सीजन में ही पता चलेगा। शिप के शेप को देख के लग रहा था कि इसके हर सेक्शन में डजन भर पैसेंजर्स तो जरूर होंगे, पर 2000 के आसपास नहीं लग रहे। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मौरा वाकई में सिमुलेशन से बाहर आ गई या फिर ये 2099 भी एक सिमुलेशन का ही पार्ट है? मुझे नहीं लगता कि मौरा अभी 100% सिमुलेशन के बाहर निकली है। इसका सबसे बड़ा सबूत है एंडिंग का शॉट। एंडिंग वाले इस सीन में हमें मौरा की आंख में बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल दिख रहा था जैसे सपने से जागने के बाद केरबोरस के पैसेंजर्स की आंख में दिखता था। यानी मौरा बस एक सिमुलेशन से दूसरे सिमुलेशन में जागी थी, या फिर इस ट्रायंगल का कुछ कंप्लीटली अलग मतलब होगा। जागने से पहले डैनियल ने मौरा से वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ होगा, बट एटलीस्ट इस सेक्शन में तो हमें डैनियल कहीं नहीं दिख रहा था। मौरा के साथ साथ एक और पॉड खुला हुआ था। हो सकता है कि वो पॉड डैनियल का हो।
अगर डार्क का रोड मैप फॉलो करें तो इस शो के भी हमें मैक्सिमम जवाब सीजन 3 में ही मिलेंगे। सीजन 1 1899 पर बेस्ड था, अगला सीजन 2099 में, और थर्ड सीजन में ये 2 सेंचुरीज के साथ साथ शायद 1999 का साल भी ऐड कर देंगे। आई मीन डार्क के 33 इयर्स वाली लॉजिक के हिसाब से। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि मोरा एक्चुअल में सिमुलेशन से बाहर रियलिटी में आई है। बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता देना। Please like, subscribe to our channel, comment your favorite topic. For an upcoming project, we will meet soon with updates on a new movie or TV show. Thank you for watching.